Series 8 क्वेश्चन नंबर 13 पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे। पॉइंट में लिखा है के एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन ऑफ 6000। मतलब सर बैलेंस शीट में के जो पार्टनर है उसकी वाइफ का लोन दिया हुआ होगा 6000, वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया होगा ऑलरेडी। अब वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जैसे कि बैंक लोन होता है, जैसे कि क्रेडिटर होता है, जिसकी कंपलसरी पेमेंट होती है। पार्टनर लोन को एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाद पे किया जाता है, लेकिन पार्टनर की वाइफ का लोन है तो वो कंप्लीट आउटसाइड लायबिलिटी है, तो हमें पेमेंट करनी, तो पार्टनर कहता है कि इसको मैं पे कर दूंगा। हम अकाउंटेंट की एंट्री पास करें। बताइए पार्टनर जो के है वो रिसीवर है कि गिवर? गिवर। क्रेडिट द गिवर। डेबिट साइड खाली है तो क्या लिखें? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। और पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो होमवर्क में था उसमें कोई डाउट? सर जो सेकंड पॉइंट है इसका 13 में सेकंड पॉइंट पढ़े। टोटल क्रेडिटर 40000 के, creditor worth 10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 in full settlement। 10,000 वाले 8,000 का फर्नीचर ले गए फुल सेटलमेंट में, मतलब बैलेंस 2,000 रुपए हमें पे नहीं करने। कितने क्रेडिटर बच गए? 30,000 बच गए। रिमेनिंग क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट के हिसाब से हमने पे कर दिया। तो एक्चुअल में पे कितना करा हमने? 27,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 27,000। ऐसे फुल सेटलमेंट नहीं होता 2000 ही पे करते हैं। हां जल्दी पेमेंट 29 से होती पेमेंट। सर ये इसमें कवर रिमेनिंग क्रेडिट अलाउ है। हां उनको डिस्काउंट दिया है ना। हां तो 3000 ज्यादा देने की डिस्काउंट तो नहीं हुआ। डिस्काउंट तो अमाउंट बढ़ता है कि घटता है होगा? घटता है, लेकिन उनको डिस्काउंट दिया है ना आपने। डिस्काउंट लिया थोड़ी है उससे। क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट, तो पैसे लेने वाला ही तो हमेशा डिस्काउंट देता। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट, क्रेडिटर ने डिस्काउंट अलाउ किया। यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिटर दे रहा, हमेशा पैसा लेने वाला ही डिस्काउंट देता। सर हाँ जी 14 का बी पॉइंट है, उसमें मशीन की खरीदने की एंट्री बिल्कुल बिल्कुल। मशीन टू वेंडर, वेंडर टू डिवेंडर। डिस्काउंट डिस्काउंट। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 तो भूल गए बच्चे? इसमें डाउट पूछो, जिसने करा वो पूछिए। सर रिजर्व क्या होता है? तो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या फर्क है? पहले तो मैं एग्जाम के हिसाब से आंसर दे देता हूँ, कोई फर्क नहीं है। हमें जनरल रिजर्व लिखा हो या रिजर्व फंड लिखा हो तो एक ही बात। कहाँ लिखेंगे आप उसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो, चाहे जनरल रिजर्व आए चाहे रिजर्व फंड आए, टर्म वही लिखना जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हो। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व लिखा है तो आप लिखना बाय जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में रिजर्व फंड लिखा है तो आप लिखना बाय रिजर्व फंड। ये तो एग्जाम के हिसाब से आंसर हो गया। अब मीनिंग पर डेप्थ पे जाते हैं। एन इन्वेस्टेड रिजर्व इज कॉल्ड फंड।
जैसे कि सर आपको कोई चीज परचेजिंग करनी है, मान लीजिए आपको बाइक परचेज करनी है, लैपटॉप परचेज करना है और आप उसके लिए पैसा जोड़कर अपने घर पर रख रहे हो, उसको रिजर्व बोलो। अगर आपको लैपटॉप लेना है या बाइक लेनी है और आप पैसे जोड़ रहे हो और आपने सोचा घर में तो पैसे बढ़ेंगे नहीं, आपने उसकी एफडी कर दी या शेयर खरीद लिए या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो आप उसको रिजर्व की बजाय रिजर्व फंड बोलो। एंड इन्वेस्टेड रिजर्व इज कॉल्ड रिजर्व फंड। ठीक है जी, मीनिंग इसका ही होगा। और कुछ होमवर्क में तो मुझे याद है मैंने 13 का क्वेश्चन दिए थे, तो क्या है 5 तक दिए थे। रिटायरमेंट चैप्टर में मैंने कहा था पॉइंट कटवाए हैं वो नहीं करना है आपको, बाकी करना है। जो अगले संडे को टेस्ट है वो सिर्फ रिटायरमेंट चैप्टर का टेस्ट है। टेस्ट सीरीज 9 जो आपको मिली है चेक कर सकते हैं आप, इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और 5 रिटायरमेंट। अगले संडे जो टेस्ट होगा उसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको रिटायरमेंट के ही मिलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इस टॉपिक को इतना पक्का कर लेना है कि कसम खा लेनी 2 क्वेश्चन से होने चाहिए टेस्ट में। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज के 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। और जो ये इस चैप्टर में 13 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, एडिशनल मैंने लाइन कटवा दी थी, वो लाइन कट करके बाकी करना। आंसर टैली नहीं होगा ऐसा, लेकिन बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। डाउट आया तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, 1 हफ्ते का समय है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद तो और हो जाएगा, जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर वाला के नीचे वाला। ये तो फोटो सेट देनी पड़ेगी मेरे को बच्चों को, पेपर क्लास के सॉल्व कराना। क्वेश्चन लंबा है बच्चों के पास है नहीं। पेज नंबर 102 पर आ गए हैं हम। स्टार्ट करेंगे टेस्ट चैप्टर। आपने पहले कहीं होमवर्क में करा है सर, रिटायरमेंट और डेथ में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। जो होमवर्क रिटायरमेंट में था वही होमवर्क डेथ में था। वैसे ही तरीके से ड्यूरेशन निकाल ली, उसी तरीके से चेंज रेशियो निकाल ली। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में कोई चेंज नहीं, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनफैक्ट ये लास्ट ईयर से सेपरेट चैप्टर बना है। लास्ट ईयर से पहले एक ही चैप्टर का था, चैप्टर नाम था रिटायरमेंट एंड डेथ। चैप्टर 7 डिसोल्यूशन था, इसका नंबर 6 ही था, चैप्टर नंबर रिटायरमेंट एंड डेथ था। लास्ट ईयर से ये अलग हुआ, चैप्टर सेपरेट किया गया है एक छोटे से टॉपिक के लिए कि अगर सर डेथ जो होती है वो 31 मार्च को नहीं होती, ड्यूरिंग द ईयर होती है। ड्यूरिंग द ईयर में क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो जब पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो वो अपने राइट के लिए खुद फाइट कर सकता है बाकी पार्टनर से कि मेरे कैपिटल का पैसा दो, असेट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन का पैसा दो, हमारे फॉर्म की गुडविल है, गुडविल का पैसा दो। इस चीज के लिए फाइट कर सकता रिटायरमेंट में। डेथ में उसकी फैमिली वाले हैं फाइट करने के लिए कि जितना भी उसका पैसे बनते हैं तो कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा और रिवैल्यूएशन का पैसा, रिजर्व का पैसा तो ले लेंगे। प्लस ये भी बोलेंगे कि सपोज डेथ जो हुई है वो 30 सितंबर को हुई, तो कहेंगे 1 अप्रैल से 30 सितंबर भी तो काम करा है, तो 6 महीने में कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, उसका भी शेयर चाहिए। वो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन और एक्स्ट्रा डिमांड है। बाकी सब चीज़ तो है ही एज इट इज, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन बाकी सब तो है। ये एक्स्ट्रा 6 महीने का प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें उनका भी कुछ शेयर बनता है। प्रॉफिट सर कैलकुलेट तो तभी होगा जब 31 मार्च आएगी, ट्रेडिंग बनेगा, पीएनएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। इतना लेकिन वेट है नहीं, जब डेथ होती है तो उसी टाइम सेटलमेंट की जाती है। तो हम एक अंदाजे से कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, अंदाजे से। अंदाजा कैसा हो सकता है, वो आपस में सेटलमेंट करते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और जिसकी डेथ हुई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी वाइफ हो सकती है, उसका मेजर सन हो सकता है, जो उसका भाई हो सकता है, वो आपस में सेटलमेंट करते हैं। किस तरह सेटलमेंट होते हैं कि सर मान लें तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ था, सपोज यही होगा ऐसा मान लेते हैं, प्रॉफिट उस हिसाब से निकाल लेते हैं। या फिर ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका सेल पे मार्जिन कितना है, इन 6 महीने में कितनी सेल होगी, इसको तो बिल कटा हुआ होगा, वो तो अपने पास रिकॉर्डिंग है,
उससे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर लो। ऐसे बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। कौन से तरीके से निकालेंगे ये डिसाइड करना हम अकाउंटेंट का काम नहीं, पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आपस में डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद हमें बता दिया जाएगा और हमें बस कैलकुलेट करके देना। सर प्रॉफिट बांटने की एंट्री हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखी थी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री सीखी थी। अब हम इस टॉपिक के अंदर भी प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी लाइफ सिर्फ एक दिन की होती है। वो अकाउंट 31 मार्च को ही ओपन होता है और उसी दिन क्लोज हो जाता है, इसलिए ये वाला अकाउंट हम यूज नहीं कर सकते। टेम्पररी रूप से हम एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट। जो प्रॉफिट की जल्दी है वो सिर्फ जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही जल्दी है, बाकी पार्टनर्स को तो कोई जल्दी नहीं है प्रॉफिट की कि हमें प्रॉफिट अभी चाहिए, ये भी ले रहा है तो 31 मार्च तक वेट कर सकते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल को सभी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ जिसकी डेथ हुई है। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसी को क्रेडिट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 3 लाख रुपए हुआ था, इस साल डेथ 30 सितंबर को हुई, इसका प्रॉफिट कैसे निकलना चाहिए? लास्ट ईयर का प्रॉफिट 3 लाख, इस साल इसने 6 महीने काम करा तो 6/12, इस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर सपोज 1/3 तो 1/3 50,000 रुपए आ गए। इस अमाउंट से बनेगी हो जाएगी। दोबारा समझते हैं, ये हर बार ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में कैसे करना है वो हर बार क्वेश्चन के अंदर ये मानो, फिर से आपने कुछ नहीं जाना कि कैसे कैलकुलेट होगा प्रॉफिट, हर बार अलग तरीका मिलेगा। जितने तरीके हो सकते हैं, जितने तरीके आए हुए सारे कैसे रखे हुए ना अगले पेज पर, एक ही पेज पर आपको सारे कुछ चैप्टर पूरा मिल गया, कोई पेज के अंदर सारे कैसे मिल जाएंगे। इसमें एग्जांपल मैंने लिया है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 3 लाख था, 3 लाख लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने काम करा। 30 सितंबर को डेथ हुई है 6/12, डेथ हुई है 30 अप्रैल को तो 1/12, डेथ हुई है 28 फरवरी को तो 11/12। तो जितना महीने उसने काम करा इस साल उतने महीने का प्रॉफिट मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय इसकी डेथ हुई है उसका शेयर कितना, 1/3, 1/4, 2/5 जितना भी शेयर है उससे मल्टीप्लाई कौन अमाउंट आएगा इसके अंदर। एंट्री समझते हैं फिर से, P&L एप्रोप्रिएशन की बजाय P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर रहे हैं क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो बना ही नहीं अभी, साल के एंड में हो जाएगा। ये भी उसका कि साल के एंड में लॉस आ जाए, उसका साल के एंड में इससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम एक अंदाजे पर कैलकुलेट कर रहे हैं और हिसाब उसका भी करते हैं। मतलब 31 मार्च को आके उसके एग्जीक्यूटिव भी क्लेम नहीं कर सकते सर प्रॉफिट तो डबल हो गया, अब हमें तो आपने कम दिए थे पैसे और वो क्लेम नहीं कर सकता। या फिर लॉस हो जाए तो हम उससे नहीं कहेंगे कोई लॉस हो गया, हमने तुम्हें प्रॉफिट दे दिया वापस दो पैसे, ये भी नहीं कर सकते। जो सेटलमेंट होगी अभी वो हो गई, एट द एंड कुछ भी हो सकता है, डबल प्रॉफिट या आधा प्रॉफिट या लॉस। और जिस पार्टनर की डेथ हुई उसी को फिलहाल में प्रॉफिट देना है, बाकी पार्टनर से कुछ नहीं करना है। इतना हमारे सिलेबस में है। इसके बाद क्या होता है समझा रहा हूं लॉजिक के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 31 मार्च एक्चुअल में आ जाएगी और बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा P&L अकाउंट से, तो वो 5 लाख का नेट प्रॉफिट आया। इस वाले अकाउंट को क्लोज करना है जी। अब ये वाला अकाउंट डेबिट हो रखा है, क्लोज करने के लिए क्या करो, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू P&L सस्पेंस 50,000। मतलब इस साल प्रॉफिट हुआ 5 लाख, इसमें से 50,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं डिसीज पार्टनर को। अब 4.5 लाख का प्रॉफिट बचा, ये बटेगा रिमेनिंग पार्टनर। ये अकाउंट इस तरीके से क्लोज होगा। जिस टाइम डेथ हुई उस टाइम ये वाला अकाउंट ओपन कर लिया हमने, P&L सस्पेंस अकाउंट। ये अकाउंट ओपन ही रहेगा 31 मार्च तक। 31 मार्च को जाके क्लोज होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, क्योंकि ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है ना, एप्रोप्रिएशन में तो आएगा, प्रॉफिट को बांटना है हमने, तो P&L में तो नहीं आएगा, चार्ज तो नहीं, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो मान लीजिए साल लॉस हो जाता 5 लाख का, 5 लाख का लॉस हो गया, 50,000 रुपए इसको दे चुके हैं, अब 5.5 लाख का लॉस हो गया टोटल। 5.5 लाख का लॉस बढ़ेगा रिमेनिंग पार्टनर। कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी लॉस भी हो सकता है।
सर एट द एंड मान लेते हैं 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 50,000 दे चुके हैं पार्टनर को, अब रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, रिमेनिंग पार्टनर को भी नहीं मिलेगा। 20 यूज हो सकता है। ये वाला पोर्शन हमारे कोर्स के अंदर नहीं, ये वाली एंट्री हमारे कोर्स के अंदर नहीं, सिर्फ ये वाली एंट्री मतलब डेथ की डेट तक का ही हमसे काम पूछा गया हमारे सिलेबस के अंदर। डेथ के बाद क्या होगा एट द एंड ऑफ द ईयर ये नहीं पूछा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट आ रहा है माइंड में अंदर? 102 या 101 पेज पे होगा चैप्टर का पहला पेज। सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेम द अकाउंट व्हिच इज ओपनड टू क्रेडिट द शेयर ऑफ द दिस प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। इस पार्टनर की डेथ हुई है टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ टू हिज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? आंसर इज पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है जी एबीसी 3 पार्टनर है और 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों का दिया हुआ है। पहले साल प्रॉफिट हुआ 20,000, फिर अगले साल प्रॉफिट हुआ 18,000, फिर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 16,000, फिर नेक्स्ट ईयर लॉस हो गया 9,000, फिर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 15,000। ये 5 साल की पोजीशन है। कैलकुलेट करना है ए का प्रॉफिट डेट ऑफ डेथ तक का और जनरल एंट्री भी पास करनी। कैलकुलेशन भी मांगी है, एंट्री भी मांगी है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, बाकी सारे 7 केसेस के लिए, 8 केसेस के लिए। पहला केस पढ़ना है जब पहले दिन हमने पढ़ी ये 8 केसेस के लिए कॉमन। केस 1 में लिखा हुआ है कि ए की डेथ होती है 1 अक्टूबर 2020 को। अकाउंटिंग ईयर कौन सा है ये? 19 कहां से आया? 2021, 2020 से 2021 ये वाला अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, इस साल कितने महीने काम करा है इसने? 6 महीने काम करा है जी। 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020। It was agreed among his executors and remaining partners that agreement कौन करता है जी? उसके executor और remaining partner। क्या एग्री हुआ? Profit for the year 2021 be taken as having accrued at the same rate as that of previous year। हम ये मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ था इस साल भी सेम प्रॉफिट होगा। ये मान करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉपी में चेक करना है, फटाफट कैलकुलेट करें। मैं एंट्री भी चेक करूंगा और अकाउंट एंड लिखें पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कई बच्चे अब भी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, नाम तो दे रखा है उसका। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? क्वेश्चन में लिखा है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लो। लास्ट ईयर प्रॉफिट 15,000 था, काम उसने करा है 6 महीने और उसके प्रॉफिट का शेयर है 1/3। रेशो नहीं दे रखी, 3 लोग हैं, प्रॉफिट इक्वली बटेगा तो 1/3 शेयर आएगा। 2500 का अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है कि 2500। केस 2 से पहले केस 3 पर आते हैं। केस 3 में लिखा हुआ है एक डेट उसी डेट पर होती है 1 अक्टूबर 2020 को। एज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर 31 मार्च 19 में प्रॉफिट हुआ था कि लॉस? उल्टी एंट्री पास कर दो फिर लॉस के केस में। प्रॉफिट के केस में जो आप एंट्री पास कर रहे हो लॉस के केस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो केस 3 में लिख लीजिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। मतलब एक एग्जीक्यूटर बोल रहे हैं सर हिसाब करो, हमें नहीं पता हिसाब करो, 6 महीने काम करा उसने, हम कहेंगे ले लो हिसाब, लॉस हो रहा है, अकाउंट से पैसा कट जाएगा तुम्हारे।
अकाउंट से कितना पैसा कटेगा इसे कैलकुलेट करेंगे। 9000 6 महीने काम करा 6/12 शेयर 1/3 है। 1500 1500 रुपए आ गए। बताइए क्लियर है कि नहीं आता है? केस नंबर 4 पे आ गए जी। ए की डेथ होती है 30 जून 2020 को। कितने महीने काम करा? 3 महीने काम करा जी, अप्रैल मई और जून। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए, दिस इज पार्टनर जो ए बोल रहा हूं, अप टू द डेट ऑफ डेथ मतलब 30 जून is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years। गुडविल में बहुत क्वेश्चंस करे हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए पिछले 5 सालों का, पांचों ईयर के प्रॉफिट को जोड़ो, डिवाइड बाय 5 करो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। पांचों को ऐड करते टाइम ध्यान रखना 2019 का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो प्लस की जगह माइनस होगा। शुरू हो जाएगी। आराम से काम किया है। एक 1000 रुपये आ रहा है, बिल्कुल सही है। टोटल आ रहा है पिछले 5 सालों का 60,000 डिवाइड बाय 5 करके आ गया 12,000 महीने इस बार 6 नहीं है, 3 महीने हैं। 30 जून को डेथ हुई है, अप्रैल मई जून। केस नंबर 5 पर आ गए। केस नंबर 5 एक की डेथ होती है जी फर्स्ट में, कितना महीने का प्रॉफिट मिलेगा? 1 महीने का। 1 महीने काम कराया बस अप्रैल 1/12 आएगा। हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर प्लस 10%। तो पिछले 3 साल में जो एवरेज प्रॉफिट हुआ था, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले ग्रोथ होती जा रही है। उन्होंने ये मान लिया कि लगभग 10% प्रॉफिट इस साल ज्यादा होता। तो लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर लो, उसमें 10% जोड़ दो, उसके बाद जो है उसमें काम करना है फिर मंथ वाला शुरू हो जाएगी। सर उसमें 1/12 जुड़ेगा, वो बैंक बनाएगा 1/12 लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कीजिए। एवरेज करते टाइम ध्यान रखें 2019 में लॉस था तो वो माइनस होगा, प्लस नहीं। 16,000 minus 9,000 plus 15,000 divided by 3। इसमें 10% जोड़ना है, मतलब 110 और ब्रेड कर दें। किसी को 10% जोड़ना हो तो उसी का 10% निकालो और उसमें जोड़ दो, या फिर उसका 110% कर लो। 1 महीने काम करा है, 1/3 इसका शेयर है।
इसलिए 3 साल का प्रॉफिट आ रहा है 22,000, डिवाइड बाय 3 करूंगा तो एवरेज आएगा, डिवाइड बाय 3 कर दिया। 10% इसमें ऐड करना है, उसमें 1/10/100 कर दिया मैंने, 110/100। एक महीना काम करा है तो 1/12, 1/3 शेयर है इसका मल्टीप्लाई 1/3। एंट्री सेम रहेगी हर एक केस के अंदर। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट देख लीजिए कितना आ रहा है। और आज 224 रुपए, तो भी आंसर ठीक आ रहा है। कंपेयर करते हैं कि केस 1 में क्या पढ़ा हमने। केस 1 में लिखा था सर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही सेम मान लो। केस नंबर 3 में क्या था, 2019 वाले प्रॉफिट को सेम मान लो। केस 4 में क्या था कि पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो, वो मानेंगे इस साल का प्रॉफिट होगा। केस 5 में क्या था, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो, उसमें 10% और जोड़ दो, ऐसा मानेंगे साल प्रॉफिट ये होगा। अब केस 6 देखते हैं। एक ही डेट हुई है 30 जून, कितने महीने काम करा, 3 महीने काम करा जी, अप्रैल मई और जून, प्रॉफिट 3 महीने का मिलेगा। His share of profit for the intervening period was based on sales during the period. इस टाइम में जितनी सेल हुई है उसके बेस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। Which were 12 लाख, जो 12 लाख की सेल है ये 3 महीने की सेल है, ध्यान दें, अप्रैल मई और जून। जब तक ये था इस पर्सन ने काम किया तब तक की सेल है, 3 महीने की सेल है 12 लाख। आगे लिखा है रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर हैड बीन 20%। ये जीपी नहीं है, ये एनपी की रेशियो है। हमने पढ़ा है टर्म 1 में नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन द सेल्स इनटू 100। ये वाली रेशियो दे रखी है पिछले 4 सालों की एवरेज करके 20%। तो लास्ट 4 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस है कि जितनी भी सेल होती है ऑन एन एवरेज उसका 20% नेट प्रॉफिट बच जाता। इन 3 महीनों में सेल हुई है 12 लाख, मल्टीप्लाई बाय 20%, इतना प्रॉफिट आएगा। इसमें गड़बड़ है, आपको गड़बड़ ढूंढनी है। इसमें ध्यान से देखिए, गड़बड़ है, गड़बड़ ढूंढनी है। ये गड़बड़ है कि 3/12 नहीं आएगा। अब यहाँ पे गलती होने के चांसेस आ गए हैं, जितने बड़े आसान केस चल रहे थे। लगा था रहता आसान नहीं होती। 12 लाख रुपए की टोटल सेल है, 20% उसका प्रॉफिट निकल करके आएगा। 1/3 इस वाले पार्टनर का शेयर है और 3 महीने इसने काम करा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 3/12 नहीं आएगा। वजह उसकी देखिए क्या है सर, ये जो प्रॉफिट था ये पूरे 1 साल का था, मुझे इसको 3 मंथ में कन्वर्ट करना, इसलिए मैं इसको 3/12, ये 1 मंथ है तो 1/12 में कन्वर्ट कर रहा हूं। इस बार ये जो सेल है ये तो ऑलरेडी 3 महीने की है, ये थोड़ी ना पूरे साल की सेल दे रखी है, ये ऑलरेडी 3 महीने की सेल, इसलिए फर्दर हमें इसको 3/12 नहीं करना। अगर यह प्रॉफिट पूरे साल का होगा तो उसे मंथ में कन्वर्ट करो, ये ऑलरेडी मंथ का है। सेल वाले केस में ध्यान रखें, मंथ नहीं लिखना। अब नोट कर सकते हैं केस नंबर 6, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 1/2। कई बच्चे एग्जाम में टेस्ट में क्या कर देते हैं कि सर हमें इतना याद है कि मंथ आता है और पार्टनर का शेयर आता है, इतना भी याद है कि सेल वाले में एक चीज नहीं आती है, तो कुछ बच्चे ये वाला भूल जाते हैं, लिखना ये दिखाते हैं। ध्यान रखें क्या भूलना है और क्या नहीं भूलना है। सेल वाले केस में मंथली लेने, इतनी चीजें करो फटाफट से बस। सेल वाला अगर केस आ जाए तो उसमें मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये देखो ये मंथ कौन सी डेट पर होगी, क्योंकि सेल ऑलरेडी उसी डेट तक की दे रही है।
दोबारा बोले कोई शादी से तो 33 तो फिर तो क्वेश्चन रिवैल्यूएशन वाला बन जाएगा, डायरेक्ट वाला। बढ़े जी आगे। तो केस नंबर 6 में हमने नई चीज सीखी सर, सेल के हिसाब से हमने प्रॉफिट निकालना सीखा। सेल का 20% कर दो, पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, मन से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि सेल ऑलरेडी उतनी ही मनी होगी। केस नंबर 7 पर आ गए हैं। केस नंबर 7 पर आ गए। एक डेट होती है जी 1 सितंबर को, कितना महीने काम करा? 5 महीने काम करा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में काम करा 5 महीने काम करा। अगर क्वेश्चन सेल वाला है तो 5 में देखना ही नहीं। अगर क्वेश्चन प्रॉफिट वाला है तो 5/12 करना। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि डेथ में क्या करना है सर? डीड में ये टर्म्स कंडीशन भी होती है। हम पार्टनर चाहें तो जब पार्टनरशिप स्टार्ट करें तो ये एग्रीमेंट में लिख दें कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो सेटलमेंट किस हिसाब से होगी, प्रॉफिट किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, पेमेंट किस मोड में होगी, लोन की फॉर्म में होगी कि एंड टू एंड होगी, ये सब हम टर्म्स कंडीशन में अपने लिखते आ सकते हैं पहले से डीड में। तो डीड में लिखा हुआ है जी पहले से क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि ए का प्रॉफिट और लॉस डेथ तक का कैलकुलेट होगा सेल के बेस पर। क्वेश्चन में सर लिखा हुआ है सेल के बेस पर होगा, तो माइंड में फिट कर लेनी है कि 5/12 नहीं करना, मंथ नहीं लेने क्योंकि ऑलरेडी सेल 5 महीने की होगी वो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सेल फॉर द ईयर 31 मार्च 2026 लाख। ये करंट ईयर की सेल है कि प्रीवियस ईयर की सेल है? प्रीवियस ईयर की सेल है। लास्ट ईयर की सेल दे रखी है 6 लाख रुपए। आगे ऑन 1 अप्रैल टू 1 सितंबर 360, ये करंट ईयर की सेल है जो 5 महीने उसने काम करा है, जो 5 महीने की सेल है 360। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 वाज 10%। पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 10% था, बट इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट द प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 20%। ये वाला एक बार के लिए स्किप करते हैं, एक मिनट के लिए स्किप करते हैं वाली लाइन, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। सर 10% का प्रॉफिट होता है हर साल, लास्ट ईयर 10% हुआ था, ये ज्यूम करेंगे इस साल भी 10% ही होगा। तो इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करें? 6 लाख लें या 360 लें? 360 लेंगे, जो करंट ईयर की सेल है वही लें। 10% का प्रॉफिट, 5 महीने काम करा और 1/3 शेयर है, सही है गलत है? क्या गलत है? 5/12 नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सेल 5 महीने की है। हाँ जी, अभी मैंने ना ऑनलाइन स्किप करा के कराया कि मान लेते हैं लास्ट ईयर 10% प्रॉफिट हुआ था तो इस साल भी 10 ही होगा, ऐसा मान के करा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन रहेगा, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लाइन 2 से 4 हो गई तो कुछ थोड़ा टफ हो गया ये। लास्ट ईयर की सेल भी डाल दी क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा टफ हो गया। हमें करंट ईयर की सेल पे फोकस करना। करंट ईयर की सेल है 3,60,000, वो बेस लेके चलना। क्वेश्चन क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट 10% था, इस साल भी 10 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 10/100, इससे प्रॉफिट निकल जाएगा 5 महीनों का। मल्टीप्लाई 1/3 करके एक का शेयर निकल जाएगा। ऑलरेडी सेल 5 महीने की, इसने 5/12 नहीं करना। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट तो 10% हुआ था, लेकिन इस साल हमें लगता है प्रॉफिट 20% होगा, तो 10 लीजिए, 20 ले लेंगे। लास्ट ईयर नहीं लिखी होती तो 10 ही ले लेते। अब नोट कर सकते हैं जी आप, मतलब लास्ट ईयर से इग्नोर मार दिया। बिल्कुल 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 1/3। And the same P&L expense account debit to is capital account। अमाउंट आ रहा है जी 24,000, 24,000। सही है सबका? यस सर। ये 7 और 8 दोनों पढ़ें और दोनों में डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करें। केस नंबर 7 और केस नंबर 8 दोनों पढ़ें
दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करें। सर प्रॉफिट का परसेंटेज ना देने की बजाय प्रॉफिट रुपीस में दे रखा है लास्ट ईयर का। पहली लाइन सेम है, दूसरी लाइन भी सेम है, तीसरी लाइन भी सेम है, चौथी लाइन बदल गई बस। तो 7th केस में 4th लाइन में लिखा था कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10% था, इस बार लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए था। परसेंटेज नहीं दे रहे। तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, करंट ईयर की सेल चाहिए, मिल गया। सेल ऑलरेडी 5 महीने की है तो 5/12 करना ही नहीं। नए पार्टनर का शेयर 1/3 है। अब मिसिंग क्या है, प्रॉफिट की परसेंटेज 7th केस में लिखा था 20%, पिछले साल के 10%, इस बार प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं दे रहे तो निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो बताइए। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितना लास्ट ईयर का 1,50,000। लास्ट ईयर की सेल कितनी है 6 लाख। 25% आ गया ये। 7th केस में लास्ट ईयर की जो प्रॉफिट की परसेंटेज थी वो क्वेश्चन में गिवन थी। इस बार ये वाला काम एक्स्ट्रा करवा लिया हमसे क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट के परसेंटेज खुद ही निकालो, हमें चैप्टर अच्छे से आता है, इस चैप्टर पढ़ चुके हैं हम सब। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट 1,50,000, लास्ट ईयर की सेल 6 लाख इनटू 100, 25% आ गया। अब ये वाली चीज मिल गई 25। नोट करें और डिस्कस करते हैं इस पर, और डिस्कस करते हैं इस पर, नोट करें इसको। और वैल्यू सभी है। डेढ़ लाख का प्रॉफिट अगर 6 लाख की सेल पर है तो 3,60,000 की सेल पर कितना होगा। मतलब एक स्टेप शॉर्टकट हो गया इसके अंदर। इस वाले केस में पहले हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली, फिर प्रॉफिट निकाला। इस बार क्या कर रहे हैं देखिए भाई, 1.5 लाख का प्रॉफिट अगर 6 लाख की सेल पे होता है तो 3,60,000 की सेल पे प्रॉफिट कितना होगा। इसको सॉल्व करके सीधा प्रॉफिट आ जाएगा ना 5 महीनों का मल्टीप्लाई 1/3 आ गया आंसर। ये वाला स्टेप बच गया। फॉर्मूला दे रखा है जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालें, कल का फॉर्मूला देखिए, लास्ट ईयर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 1,50,000 डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल मतलब कि 6 लाख मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल मतलब कि 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय डिसीज्ड पार्टनर शेयर मतलब कि 1/3। दो स्टेप को शॉर्टकट करके एक सिंगल स्टेप बनाया हुआ है। इसके क्लिक कर रहा हूं मैं, अच्छी बात है। नहीं क्लिक कर रहा तो कोई जरूरत नहीं है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो पहले, उसके बाद अप्लाई करो। दोनों तरीके 100% सही। फिलहाल आप और करके इसको भी नोट करो इस नंबर के। दस बजे टेस्ट है कल, सेम टाइम, टेस्ट सीरीज 8 ध्यान रखें। आंसर सेम आएगा सर, तो शॉर्टकट वाले से करें या लॉन्ग कट वाले से करें। 30,000 रुपये ही आ रहा है दोनों केसों में आंसर। लास्ट ईयर की सेल तो क्वेश्चन नंबर 6 था, केस नंबर 6, केस नंबर 7। केस नंबर 7 में लास्ट ईयर की सेल का कोई यूज नहीं था।
क्योंकि हमें प्रॉफिट की परसेंटेज अवेलेबल है, सेल अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 8 ही ऐसा केस है जिसमें लास्ट ईयर की सेल का यूज हुआ, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने के लिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल को बेस लेकर के प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, चाहे परसेंटेज में निकालें चाहे डायरेक्ट निकालें। क्लियर हो गई ये बात? केस नंबर 2 रहता है नेक्स्ट क्लास के लिए। होमवर्क में देखिए जी क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन 4 से 10 जो आपको चेक कराना है ट्यूसडे को, टेस्ट सीरीज 9 के अलावा। इलस्ट्रेशन 4 से 10 और एक्सरसाइज में 10 से 22 ओनली जो आपको चेक कराना है। टेस्ट सीरीज 9 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वो दो क्वेश्चन है वो चेक कराने हैं। और क्या कह रहे हैं 1 to 7 लिखा हुआ है, 1 to 7 ये क्रिकेट एडिशन के हिसाब से जो उसमें लिखा वही करना है, जो आपकी बुक में लिखा होमवर्क वाले क्वेश्चन वही करना है, मैंने बोले अभी बोले ये तो नए एडिशन के हिसाब से। और तीसरा होमवर्क रिटायरमेंट क्वेश्चन चैप्टर के 13 क्वेश्चन पर 6 से 13 रिटायरमेंट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक, टेस्ट सीरीज और 9 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और ई जो लेसन और एक्सरसाइज के ऊपर है।